ये क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन कहता है कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, हाउ मच इज द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स। इसमें दो क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है कि जो 100 ग्राम वाटर है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है और दूसरा जितना इलेक्ट्रॉन जो होगा उस पे चार्ज कितना है। तो सबसे फर्स्ट टारगेट हम लोग 100 ग्राम वाटर में कितना इलेक्ट्रॉन है हम इसको निकालने का प्रयास करें। तो इसके लिए थोड़ी सी हमको केमिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी और ज़्यादा नहीं, हम लोग निकाल लेते हैं कि ये कितना मोल है और इस इतने मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं और एक मॉलिक्यूल्स में कितना इलेक्ट्रॉन है। हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं बहुत सिंपल तरीके से। होता क्या है कि वाटर जो है वो H2O, वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O। हम लोग देखेंगे कि H2O जो है इसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन। तो इसका हम लोग मॉलिक्यूलर वेट निकाल लें तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O ये कितना होगा। तो 2 प्लस 2 हाइड्रोजन है तो 1 + 1 2, ऑक्सीजन का 16 + 2 18 ग्राम। अब ये H2O जो 18 ग्राम पर मोल है, 18 ग्राम हम लोग एक मोल में 18 ग्राम, तो 100 ग्राम में कितना मोल होगा इसको निकाल लें हम लोग। तो लिखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स of H2O in 100 ग्राम। 100 ग्राम H2O में कितना मोल होगा तो इसको निकालने का सिंपल तरीका है अब इतना मोल्स हो गया। फाइव पॉइंट 5.5 number of molecules in 5.5 mole। number of molecules in 100 by
18 मोल, तो कितना होगा, इसको निकाल लेंगे। हंड्रेड बाई 18 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, ये हो गया मॉलिक्यूल्स। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.023 बाई 18 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 25 molecules। अब आप देखेंगे कि वन जो मॉलिक्यूल है, वन मॉलिक्यूल H2O का, वन मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सिंस वन मॉलिक्यूल कंटेन्स कितना इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन के लिए और 8 ऑक्सीजन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स। देयरफॉर इतना मॉलिक्यूल 6.023 बाई 18 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल कंटेन्स कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 मल्टीप्लाई 6.023 बाई 18 इंटू 10 टू द पावर 25, ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स हो गया। और ये आंसर आएगा इसका 3.35 इंटू 10 टू द पावर 25 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये कितना निगेटिव चार्ज रखेगा, तो निगेटिव चार्ज कितना रखेगा, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, चार्ज Q बराबर N इंटू E, और N का वैल्यू मुझे मालूम है 3.35 इंटू 10 टू द पावर 25 मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -96 किलो। ये कैलकुलेट करने पे मुझे इसका आंसर आएगा 5.35 इंटू 10 टू द पावर 6 किलो। ये हमारा आंसर। मतलब इसको हमने बड़ा सिंपल तरीके से काम किया, H2O, ये वन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट हमने निकाल लिया, ये एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट निकला। अब चूंकि 100 ग्राम मेरे पास वाटर है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, तो इतना मोल होगा, और इतना मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इसके लिए एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल गया। और जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल चुका, तो एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो इतना मॉलिक्यूल्स में इतना इलेक्ट्रॉन्स, अब इतना इलेक्ट्रॉन्स में चार्ज कितना, तो Q = N × E, ये हमारा चार्ज है। आप लोग इसको देख लेंगे। हम पिछले क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा रहे थे, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में अगेन हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में आपको बताया था कि ये जो होता है वो इमेजिनरी कर्व होता है, नॉट रियल। तो लिखेंगे इसको प्रॉपर्टीज ऑफ
properties of electric lines of forces. Properties of electric lines of forces. पहली इसकी प्रॉपर्टी, they are imaginary कर्व. ये पहली चीज की है, इमेजिनरी होता है. इमेजिनरी मतलब हाइपोथेटिकल, नॉट रियल. दूसरी चीज, आपको जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाया था उसमें पॉजिटिव चार्ज जो था, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, तो वहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो दिखाया था वो रेडियली आउटवर्ड था. उसको लिख सकते हैं हम लोग यहां पे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ forces originate from positive from an isolated positive charge. जो पिछले क्लास में हमने बताया था, खींचा था लाइंस ऑफ फोर्स, हम उसी को यहां पे लिख रहे हैं. नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव चार्ज की तरफ आ रहा था, मतलब वहां पे टुवर्ड्स आ रहा था लाइंस ऑफ फोर्स. तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस terminate on an isolated negative charge. अगली प्रॉपर्टी आप देखे थे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो था वो एक दूसरे को कहीं कट नहीं कर रहा था. क्यों? इसके पीछे वजह है. अगर कट करेगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी पॉइंट पे, तो वहां पे दो टेंजेंट होगा, मतलब एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, जो कि संभव नहीं है. इसीलिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगा. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर intersect each other. Never intersect each other. ऐसे मान लो ये एक लाइन ऐसा, दूसरा लाइन ऐसा, ये हमारा लाइंस ऑफ फोर्स है, ये कट किया, इसका मतलब एक टेंजेंट यहां पे इस तरीके का और दूसरा टेंजेंट इस पॉइंट पे ऐसा. एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट, दो लाइंस पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल. अगली प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है वो कभी भी क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करता है. आप इसको देखेंगे, जब एक पॉजिटिव चार्ज हमने लिया था और एक नेगेटिव चार्ज लिया था, जब पॉजिटिव चार्ज लिया था और नेगेटिव चार्ज लिया था, तो यहां पे क्या था कि ये हमारा अगर एक पॉजिटिव चार्ज था और ये हमारा
हमारा अगर नेगेटिव चार्ज था तो जितना भी लाइंस ऑफ फोर्स था उसका डायरेक्शन ऐसा था, यहां से जाके यहां पे इंड हो रहा था, वो कभी भी ऐसा नहीं था, ऐसे यहां से ऐसे गया इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और फिर इस तरीके से, ये क्लोज लूप है, क्लोज लूप, नॉट पॉसिबल। लाइन ऐसा ऐसा ऐसा, ये इधर से ऐसे और फिर ऐसे, नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। तो लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर फॉर क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक lines of forces never form closed loop। आगे हम और पढ़ाएंगे इसमें, लेकिन मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है वो कंडक्टिंग सरफेस पे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट करेगा और परपेंडिकुलरली इमर्ज आउट करेगा। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस always incident and emerges out perpendicularly from the conducting surface अगला प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट exist inside conductor। Electric lines of force do not exist inside conductor। These are the properties of electric lines of forces। हम electric lines of forces इन दोनों के यूज करके एक सवाल बनाते हैं और सवाल को आप लोग बनाइए, हम देखते हैं। क्वेश्चन, which is the correct representation, which one is the correct representation of electric lines of force on a metal sphere।
ये हमारा एक मेटालिक स्फीयर है। ये मेटालिक स्फीयर है। ये हमारा लाइन ऑफ फोर्स है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 1 2 3 4 ये 4 इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हमने रिप्रेजेंट किया है। सही रिप्रेजेंटेशन कौन है? तो ये पहला संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इस सरफेस पे ये परपेंडिकुलर फॉल नहीं कर रहा है और दूसरा अंदर में भी है। तो इस थ्योरी के अनुसार ये पहला नहीं। सेकंड जो है वो परपेंडिकुलर आ रहा है लेकिन अंदर भी ये है जो कि पॉसिबल नहीं है। थर्ड भी परपेंडिकुलरली फॉल किया है लेकिन अंदर में एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए भी सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है। फोर्थ, ये परपेंडिकुलरली इंसिडेंट किया और ये परपेंडिकुलरली इमर्ज आउट भी किया, अंदर में रहा भी नहीं। मीन्स ये 4 नंबर ही जो है वो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का सही रिप्रेजेंटेशन है मेटल सरफेस के ऊपर। मीन्स 1 2 3 ये तीनों सही रिप्रेजेंटेशन फील्ड लाइंस का नहीं है। रीजन, ये दोनों लॉ को फॉलो नहीं करते, ये दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते। 4 नंबर जो है वो सारे प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये जो 4 नंबर है वही जो है वो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का। तो आंसर लिखेंगे कि 4 is the correct representation of electric field lines। हम लोग आगे बढ़ते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन अलग अलग चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। हम लोग सीखेंगे कि चार्ज का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अलग अलग तरीके का होता है। तो हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन सीखने के पहले हम लोग 2-3 टर्म है उसको जान लें, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करें।
तो पहला हम लोग पढ़ेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज पहला लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी इसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, इसको डिफाइन किया गया है। ये एक रॉड, लीनियर रॉड है, सिर्फ लेंथ है, ब्रेड्थ एंड थिकनेस इसका नेग्लिजिबल है। ये क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसका लेंथ L है। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा को डिफाइन किया गया चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है। जैसे L लेंथ है तो L लेंथ में कितना चार्ज है, Q है, तो यूनिट में कितना होगा, तो Q बाई L। तो लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। मैथमेटिकली लैम्डा इक्वल यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे, Q बाई L। ऐसे समझो कि L लेंथ में Q चार्ज, यूनिट में कितना भाई, Q बाई L, इसी को लैम्डा बोलते हैं। दूसरा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। सरफेस चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। एक सरफेस एरिया ए, क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली इस पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। क्यू चार्ज इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो सिग्मा है उसको डिफाइन करते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। मीन्स जब एरिया ए है, यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करेंगे कि ए एरिया में कितना चार्ज, क्यू चार्ज, तो यूनिट में कितना भाई, क्यू बाई ए। इसी क्यू बाई ए को हम लोग सिग्मा बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the charge per unit area। mathematically sigma equal q by a। इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं आप, इसका ऐसा ही हो जाएगा
एसआई यूनिट क्या हो जाएगा भाई, कूलम ऊपर में और नीचे मीटर स्क्वायर, इसको आप लिखेंगे कूलम, ऐसा भी लिख सकते हैं। आप इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, इसका डायमेंशन आप निकाल सकते हैं, क्या होगा भाई, तो ये हमारा एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड, और ये ATL-2, यहां भी आप निकाल सकते हैं, यहां भी आप इसका एसआई यूनिट लिख सकते हैं, एसआई यूनिट कूलम पर मीटर, और इसका डायमेंशन भी आप लिख सकते हैं, डायमेंशन ATL-2। इस तरह से हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा को डिफाइन किए, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा को डिफाइन किया। एक हमारे पास और है, वो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, थर्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मान लीजिए कि एक हमारा कोई ब्लॉक है, ये ब्लॉक जिसका वॉल्यूम V है, इस पे Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इसका वॉल्यूम V है। तो अगेन यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे और इसको डिफाइन करेंगे, क्या, इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, मैथमेटिकली रो इक्वल Q बाई V। इसका एसआई यूनिट लिख लेंगे हम लोग, एसआई यूनिट कूलम पर मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर क्यूब। इसका डायमेंशन लिख लेंगे, बहुत सिंपल, ATL-3। इस तरह से एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसका हम लोग यूज करेंगे आगे इलेक्ट्रिक फील्ड का जब कैलकुलेशन करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा Q बाई L, सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा Q बाई A, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो Q बाई V। इस तरह से हम लोग लैम्डा सिग्मा एंड रो को डिफाइन किए। आगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन देखेंगे।